पिपलीवन में मुरा की कुटिया के अंदर आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त का मगध के इतिहास से परिचय करवा रहे थे। इस परिचय की महागाथा में कई रोमांचक मोड़ बीत चुके थे। अब आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त और उसकी मां मुरा का सुजात के रहस्य से सामना करवाते हुए महागाथा को आगे बढ़ा रहे थे। इसी दौरान आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, चंद्रगुप्त, उस समय काल में प्रयाग में महाकुंभ का अवसर था। उसी दौरान बाकी राजाओं ने काशी नरेश से प्रश्न किया कि वो किस पहेली की मदद से मगध महाराज महापद्मनंद की बौद्धिक क्षमता की परीक्षा लेना चाहते हैं। सभी एकत्रित हुए। राजवंश के राजाओं के मन में उस पहेली को जानने की उत्सुकता थी। इसका उत्तर देते हुए काशी नरेश ने कहा था, वो पहेली! सभी राजवंशों से मेरा अनुरोध है कि इस पहेली को ध्यान से सुने। असत्यम सत्यमाख्यतम सत्यमुक्तम तथा नृत्यम श्वानो द्वारे स्थितो निष्ठः गर्दभो पुच्छहो को वध। ये कैसी पहेलिका है? हम लोगों को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। काशी नरेश, आप कहना क्या चाह रहे हैं? कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। वत्स, वो पहेली अत्यंत कठिन थी। उसे हल करना तो दूर, किसी भी राजा को उसके अर्थ का पता भी नहीं चल रहा था। इसके पश्चात काव्य के एक सुप्रसिद्ध आचार्य ने उस पहेली का शाब्दिक अर्थ सभी राजाओं को समझाया। उस अर्थ के पश्चात वो पहेली और भी अधिक रहस्यमयी लगने लगी। काव्य के सुप्रसिद्ध आचार्य ने उस पहेली का शाब्दिक अर्थ बताते हुए कहा था, असत्य ही सत्य है, सत्य असत्य है। द्वार का कुत्ता निष्ठावान नहीं, गधे की पूंछ नहीं। कौन है? बूझो तो जाने। ये रहा इस पहेली का शाब्दिक अर्थ। परंतु इस अर्थ के आने के पश्चात तो ये पहेली और भी अधिक कठिन हो चुकी है। वत्स, असत्य ही सत्य है, सत्य असत्य है। द्वार का कुत्ता निष्ठावान नहीं, गधे की पूंछ नहीं। कौन है? बूझो तो जाने। प्रयाग के महाकुंभ में काशी नरेश के द्वारा सुझाई गई यही पहेली थी। वो इस पहेली को मगध महाराज महापद्मनंद के दरबार में भेजना चाहते थे। वो देखना चाहते थे कि क्या मगध महाराज महापद्मनंद इस पहेली को सुलझा पाता है या नहीं। वत्स चंद्रगुप्त, क्या तुम इस पहेली को सुलझा सकते हो? ब्राह्मण भद्र, मैं कहाँ इस पहेली को सुलझा पाऊंगा। असत्य ही सत्य है, सत्य असत्य है। द्वार का कुत्ता निष्ठावान नहीं, गधे की पूंछ नहीं। कौन है? बूझो तो जाने। मुझे तो इस पहेली का अर्थ भी समझ में नहीं आ रहा है। आचार्य चाणक्य, इस गाथा के आगे क्या हुआ था? क्या मगध राज दरबार में किसी ने इस पहेली को सुलझाया था? चंद्रगुप्त, स्वर्ण मजुषा में तैयार करके उस प्रहेलिका को मगध राज दरबार के भीतर भेजा गया। विशाल मगध राज दरबार का शाही द्वार खुला। एक मुख्य सैनिक काशी नरेश द्वारा भेजी गई पहेली को लेकर मगध राज दरबार के अंदर की तरफ जा रहा था। अंदर प्रवेश करने के बाद मुख्य सैनिक मेहमानों की पंक्ति में जाकर बैठ गया। उसके कानों में तेज बिगुल की ध्वनि सुनाई दी और मगध के अमात्य ने घोषणा करते हुए कहा, चारों दिशाओं में राज करने वाले सभी प्रजावासी के अन्नदाता मगधापति सर्वेश्वर महाराज महापद्मानंद पधार रहे हैं। इस घोषणा को सुनते ही राज दरबार में मौजूद सभी मंत्रीगण अपने स्थान में खड़े हो गए। महाराज महापद्मानंद के पांव की आहट से पूरा राज दरबार गूंज रहा था। महाराज पद्मानंद अपने सिंहासन में बैठते ही बोला, मैं सर्वेश्वर महाराज महापद्मनंद राज दरबार में उपस्थित सभी गणमान्य सदस्य अपना स्थान ग्रहण कर लें। अमात्य, नंद वंश की जय हो। मगध महाराज महापद्मानंद की विजय हो। महाराज, प्रयाग महाकुंभ में आसपास के सभी राजवंश के राजा एकत्रित हुए थे। वहां से काशी नरेश के संदेशवाहक आए हैं। संदेशवाहक? वो भी नंद वंश के राजमहल में? इन धूल के कर्ण के बराबर के राजों को महानंद से क्या चाहिए? महाराज, काशी नरेश आपके लिए स्वर्ण मंजूषा में एक प्रहेलिका भेजे हैं। मेरा अनुमान है कि वो इस राजमहल में उपस्थित मंत्रियों की
बौद्धिक क्षमता को देखना चाहते हैं। बौद्धिक क्षमता? ये आसपास के राजवंश इतने शक्तिशाली हो गए कि मगध के राज दरबार की बौद्धिक क्षमता की परीक्षा लेंगे? यदि अभी इसी क्षण में अपनी एक नेत्र से अभी इन राजवंशों की तरफ देख लूं तो इनकी पूरी सीमाएं मगध राजवंश में समाहित हो जाएंगी। ये हमारे राज दरबार से प्रहलिका बुझाएंगे। महाराज, सारी सृष्टि को ज्ञात है कि इन राजवंशों का मगध की सेना के समक्ष कोई बल नहीं है, परंतु हम लोगों को भी राजसी परंपराओं का पालन करते हुए इनकी प्रहेलिका को सुनना चाहिए और इसके उत्तर के साथ समस्त राजवंशों को दिखा देना चाहिए कि मगध के दरबार की बौद्धिक क्षमता किसी से कमतर नहीं है। काशी नरेश के द्वारा भेजी गई प्रहेलिका को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाए। असत्यम सत्यमाख्यतम सत्यमुक्तम तथा नृत्यम श्वानो द्वारे स्थितो निष्ठः गर्दभो पुच्छहो को वध। असत्यम सत्यमाख्यतम सत्यमुक्तम तथा नृत्यम श्वानो द्वारे स्थितो निष्ठः गर्दभो पुच्छो को वध। असत्यम सत्यमाख्यतम सत्यमुक्तम तथा नृत्यम श्वानो द्वारे स्थितो निष्ठः गर्दभो पुच्छहो को वध। हास्यास्पद है। मगध महाराज जी के साथ हास्य। इस पहेली को सुनकर मगध महाराज पद्मानंद का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। गुस्से में उसने कहा, इन राजाओं की इतनी चेष्टा कि इस तरह की प्रहेलिका महाराज और उनके मंत्रियों के समक्ष भेज रहे हैं। सैनिकों, अभी इसी क्षण रणभेरी की घोषणा करो। अब आसपास के समस्त राजवंश की समाप्ति का दौर आ चुका है। मगध महाराज महापद्मानंद के अमात्य ने उसे बहुत समझाया और लगातार कहता रहा, महाराज, शांति शांति। जिन राजवंशों को बुद्धि क्षेत्र में ही रौंदा जा सकता है, उनके लिए रण क्षेत्र में जाने की क्या आवश्यकता है। अभी इस प्रहेलिका को हम लोग हल करते हैं। महाराज महापद्मानंद ने चुनौती स्वीकार कर ली थी, लेकिन पहेली का हल किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। सारे के सारे मंत्री और सैनिक हैरान थे कि पहेली का हल क्या है। पूरे राज दरबार में बेचैनी का माहौल फैल चुका था। ये कैसी प्रहेलिका है? मुझे तो ज्ञात नहीं है, नहीं निकल पाएगा। हे दीनानाथ, काशी नरेश ने भी क्या भेजा है? गधे की पूंछ नहीं, कौन है? बूझो तो जाने। इसका क्या अर्थ निकालूं? नहीं हल कर पाया तो मगध महाराज जीवित नहीं छोड़ेंगे। हे दीनानाथ, रक्षा करिए। पहेली की महागाथा को आगे बढ़ाते हुए आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, चंद्रगुप्त, समय अपनी तीव्र गति से बह रहा था, परंतु राज दरबार में किसी के पास उस पहेली का हल नहीं था। महाराज महापद्मानंद ने पाटलिपुत्र में घोषणा करवाई। सुनो 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 सुनो, मगध महाराज महापद्मानंद का आदेश है कि जो भी प्रजावासी राज दरबार में आकर काशी नरेश के द्वारा भेजी गई प्रहेलिका का हल बताएगा, उसे राजमहल की तरफ से उचित उपहार भेंट स्वरूप दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। इस महागाथा को सुनते सुनते चंद्रगुप्त उत्साहित हो गया। उसने उत्साहित स्वर में आचार्य चाणक्य से सवाल किया, आचार्य चाणक्य, ये महागाथा तो अत्यधिक रोमांचक हो गई है। क्या प्रजावासियों में से किसी ने भी उस प्रहेलिका का हल राज दरबार में बताया था? ब्राह्मण भद्र, उस प्रहेलिका का क्या उत्तर था? मुझे उसके उत्तर के बारे में जानने की उत्सुकता हो रही है। बताइए ब्राह्मण भद्र, आगे क्या हुआ था? उस घोषणा के पश्चात एक एक करके कई प्रजावासी राज दरबार में आए और अपने अपने हल सुझाए, अपने अपने तर्क दिए, किंतु संतोषप्रद उत्तर किसी के पास नहीं था। महाराज, महाराज, इस वृद्ध स्त्री को भी पहेली का हल बुझाने का मौका दीजिए। गधे की पूंछ नहीं। मेरे अनुमान से काशी नरेश मगध महाराज को गधा कह रहे थे। इस पहेली का हल मुझे तो यही समझ में आ रहा है।
ओ वृद्ध स्त्री, ये क्या कह रही है? इसी क्षण राज दरबार से प्रस्थान करो। यदि महाराज को क्रोध आ गया तो पहेली का हल मिले ना मिले, अपितु तुम्हें मृत्यु दंड अवश्य मिल जाएगा। सभी प्रजावासियों के हास्यास्पद तार्किक हल सुनकर संपूर्ण मगध राज दरबार व्यथित हो चुका था। साथ ही साथ महाराज महापद्मनंद का क्रोध भी काशी नरेश के ऊपर बढ़ता जा रहा था। ऐसा प्रतीत होने लगा था कि किसी भी क्षण महाराज महापद्मनंद काशी नरेश के ऊपर आक्रमण का आदेश दे सकते हैं। मैं मगध महाराज हमारे राज दरबार के बुद्धिजीवियों से अत्यधिक निराश हूँ। इतने समय के पश्चात भी काशी नरेश की प्रहेलिका का किसी के पास कोई हल नहीं है। यदि ऐसा ही रहा तो संपूर्ण आर्यव्रत में मगध राज महल का शीश झुक जाएगा। यतो धर्मस्ततो जय, जहां धर्म है वहां विजय होगी। इसलिए इसी क्षण में यानी मगध महाराज महापद्म नंद आदेश देता हूं कि शाही सेना को तैयार किया जाए। वत्स चंद्रगुप्त, जब किसी को उस पहेली का हल नहीं मिला तो मगध राजमहल में एक नए पुरुष ने अपने पग रखे। वो पुरुष कोई और नहीं अपितु महाराज, एक क्षण के पश्चात शाही सैनिकों को आदेश दीजिएगा, क्योंकि अभी मगध की धरती में बौद्धिक क्षमता का अकाल नहीं पड़ा है। अभी सुजात जीवित है। कौन था ये सुजात जिसने दी थी मगध राजमहल में अचानक से दस्तक? और क्या था सुजात का गहरा रहस्य जिससे जुड़ा हुआ है संपूर्ण मगध का इतिहास? अब अगला एपिसोड होगा ट्विस्ट एंड टर्न से भरा हुआ। साथ ही क्या था काशी नरेश की पहेली का हल और किसने सॉल्व किया था उस अनसुलझी पहेली के राज को? आगे बदलने वाली है आचार्य चाणक्य की संपूर्ण जीवन गाथा। भारत के बनने की महागाथा यूं ही रहेगी जारी। इसीलिए सुनते रहिए आचार्य चाणक्य की गौरव गाथा।